हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है आपका 4th स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना पर बात कर रहे थे, जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर्स इसका लेकर चल रहे हैं। आज के सेशन में आगे कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे कि एमसीक्यूज आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए थे एंड फिलअप्स हो गए थे आपके। मैच द फॉलोइंग हो गया था और यहाँ पर आंसर द क्वेश्चंस इन वन वर्ड में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे, वो भी आप लोग कर रहे थे, ठीक है। इन्हीं से एक बार आपका रिवीजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड विच सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। बोहर की ऑर्बिट को, बोहर के कक्षकों को प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, बताइए। बोहर ने अपने मॉडल में क्या कहा था? पहले बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है वो कोशों में भरा जाता है और उन कोशों को ऊर्जा कोश या फिर एनर्जी लेवल, ऊर्जा के स्तर भी कहा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में आपका वहां एंटर करता है। किसी भी स्पेसिफिक शेल में आपका स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां पर फिक्स होती है, ये उन्होंने बोला था। क्लियर? अब देखो उन्होंने नाम क्या दिया था उन कोशों को। देखो जो कोश आपकी नाभिक के सबसे पास में है उसको के उन्होंने बोला था, फिर जो उसके बाद आएगी उसको एल एम एन। तो इस प्रकार ये उन्होंने सिंबल्स यूज किए थे अपनी ऑर्बिट्स को या शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो के एल एम एन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा आपका आइसोटोप यूज किया जाता है? तो आपको पता है कोबाल्ट 60 का यूज यहाँ पर होता है, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एनोड रेज। एनोड रे का चार्ज क्या था? तो एनोड रेज आपका प्रोटॉन वाले एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें दिखती है, तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड रेज भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आपका रेज है, ओके। There are 14 protons and 13 neutrons in the nucleus of an atom. What is its mass number? ठीक है ना। So we know that mass number is equal to number of proton plus number of neutron. So proton की संख्या दी गई है आपको 440 और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है 13, तो कितना हो गया? 27। तो मास नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। तो प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पर 14 व न्यूट्रॉनों की संख्या है आपकी 13, ठीक है। तो नाभिक में द्रव्यमान संख्या क्या है आपकी, या द्रव्यमान संख्या? तो आंसर आ गया आपका 27। ओके, नेक्स्ट है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटीन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को आपको प्रोटियम कहा जाए? विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम कौन सा समस्थानिक कहलाता है? लिखिए। हाइड्रोजन का लिखेंगे का कौन सा समस्थानिक प्रोटियम कहलाता है? बताओ कौन सा कहलाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये आपका क्या होता है? प्रोटियम होता है, ठीक है। P ड्यूटीरियम, B ट्राइटियम, T, ठीक है ना। इसको आप प्राइमरी से भी याद रख सकते हैं, प्राइमरी और प्राथमिक। पहला जिसका द्रव्यमान संख्या 1 होगी, ये D डबल 2 हो जाएगी, ये ट्रिपल 3 हो जाएगी।
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ओके, ये इनके नाम है। तो प्रश्न क्या था कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक प्रोटियम कहलाता है? तो 1H1 जो आपका होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। Which particles determine the mass of an atom? मास ऑफ एन एटम कौन से पार्टिकल निर्धारण करते हैं उनका, या किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किन कणों के द्वारा हम देखते हैं? तो किन कण के द्वारा? जो नाभिक है, नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके द्वारा हम द्रव्यमान की बात करते हैं। तो आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। देखिए, परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण कौन से कणों द्वारा होता है? तो कौन से कणों के द्वारा होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और जिनको सम्मिलित रूप में न्यूक्लियॉन भी आपका कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर टाइप में आएंगे। व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल किरणें किसे कहा जाता है? तो कैनाल रेज, पॉजिटिवली चार्ज आपका रेज थी उनको ही कहा गया है। तो कैनाल रेज आर positively charged radiations which led to the discovery of positively charged subatomic particle called proton. Okay, कैनाल रेज जो सबसे पहले खोजा गया था, जिसके बारे में पता चला था कि परमाणु में कुछ तो धनावेश के रूप में है, तो वो कैनाल किरणों से ही आपका आया था। और उसके बाद फर्दर आपकी डिस्कवरीज होती हैं एंड देन हम लोग प्रोटॉन पर वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखिए, कैनाल किरणें क्या है? ठीक है, प्रश्न है, एक उत्तर लिखिए। कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है। ठीक है, कैनाल किरणें धनावेशित विकिरण है। आगे, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण परमाणु में धनावेशित अवपरमाण्विक कण प्रोटॉन की खोज हुई। ओके, चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? ठीक है ना, रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि प्रश्नों को चार ही आपके चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, तो अब चारों चैप्टर आपके हो गए हैं। तो अब हम रिवीजन करेंगे सभी चैप्टर के प्रश्नों का, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, जो आपके क्लास के एग्जाम हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है आपका बच्चे, इधर लिख लीजिए। प्रश्न है आपका, एक परमाणु में एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इस पर कोई आवेश होगा? बताइए, होगा या नहीं होगा? एक प्रोटॉन के ऊपर पी के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है और इलेक्ट्रॉन ए के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया। तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का वहां पर मतलब है नेगेटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल वहां पर इक्वल है आपका नंबर्स में, तो आप क्या करेंगे, टोटल जब उनका निकालेंगे, नेट चार्ज की बात जब आप करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, है ना। अगर आप कहेंगे कि 5 ही धनावेश है और 5 ही आपका ऋणावेश है, तो 5 में अगर आप -5 को ऐड करेंगे, ठीक है, क्या कहा मैंने, 5 है आपके पास, उसमें आप -5 को ऐड करेंगे। कैसे? 5 प्लस -5, ये तो पॉजिटिव में, ये तो धनावेश है और ये ऋणावेश है। इनका जब आप नेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा ना, पॉजिटिव हट जाएगा और प्लस माइनस का माइनस। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव है, आपको पता है 5 5 इज इक्वल टू 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि नेट चार्ज आपका क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स कि अगर एक प्रोटॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है, या आप बोले समान संख्या में धनावेश और ऋणावेश है वहां पर, तो एटम पर आपका कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए तो जब हम उदासीन अवस्था में परमाणु को देखते हैं, तो उस उदासीन अवस्था में परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। समझ रहे हैं? तो इसलिए इस वाले परमाणु पर जो आपको प्रश्न में पूछा गया है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, क्या उस पर कोई चार्ज होगा, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, आप लिखेंगे कि परमाणु कैसा होगा, अनावेशित होगा या उस पर कोई आवेश नहीं होगा। द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, एज 1 नेगेटिव चार्ज बैलेंस 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, क्या लिखोगे आप लोग, उत्तर में लिखिए, परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होगा चूंकि एक ऋणावेश एक धनावेश को संतुलित करता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चंस देखे, व्हाट आर कैनाल रेज एंड सेकंड वन इज चार्ज। हमको बताना था किसी एटम के ऊपर, ठीक है, कि चार्ज कितना है आपका। तो आप वैसे भी बता सकते हैं, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर दे दी गई है आपको, तो आप उससे नेट चार्ज बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि वो आपका परमाणु ही है या फिर वो आयन के रूप में आपका दिख रहा है आपको। ठीक है ना, चलिए, what is the next question? On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. ठीक है ना, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था, जे थॉमसन या जे थॉमसन के नाम से आप लोग देखते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल को रिजेंबल किया था, या आप बोल सकते हैं उसको किसके समान माना था, तरबूज के समान माना था, रेजिंग पुडिंग के समान माना था, या फिर प्लम पुडिंग के समान माना था, और ड्राई फ्रूट केक आप बोल सकते हैं उसके समान उन्होंने उसको माना था। ठीक है ना, और उसमें उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि जो एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपका कैसे होगा,
उस चीज के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चूंकि उस टाइम पे प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, सिर्फ इतना पता था कि परमाणु में धनावेश है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि परमाणु में जो धनावेश है और वहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऋणावेश हो गया, ठीक है। तो वो धनावेश और इलेक्ट्रॉन आपका मैग्नीट्यूड में समान होगा, मान में समान होगा। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड में समान है आपके दोनों ऑपोजिट चार्जेस, तो जो नेट चार्ज होगा किसी एटम के ऊपर वो क्या होगा, वहां पर शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, यानी वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर, थॉमसन या थॉमसन भी आप लोग पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, थॉमसन आधार पर समझाइए कि परमाणु उदासीन कैसे है, ठीक है। तो ये आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये अपनी भाषा में आप लिख लेंगे। According to Thomson's model of an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Okay, उन्होंने क्या बोला, जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है, ठीक है। ये परमाणु है आपका, इसमें पूरा क्या है, धनावेशित गोला है, तो पूरा ही धनावेश होगा इसमें सभी जगह पर, ठीक है। और इस धनावेश में उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि यहाँ पर क्या है, इस धनावेश के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं जो कि कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। देन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या बोला उन्होंने, जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मान में समान है, समझ रहे हैं ना। तो जब वो मान में समान हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उससे क्या होगा, आपका जो परमाणु है वो वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन पॉइंट्स को लिख लीजिए। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला, परमाणु धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या बोला, धनावेश व ऋणावेश परिमाण में समान है, परिमाण यानी मान बोल सकते हो आप, अतः जो आपका परमाणु है वो वैद्युत रूप से उदासीन हो जाए, ओके। लिखिए, और इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। रदरफोर्ड के मॉडल के आधार पर बताइए परमाणु में कौन सा सब एटॉमिकल पार्टिकल आपके नाभिक में, आपके नहीं मतलब परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। चलिए, जो एटॉमिक मॉडल था, उस एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया था, बताओ। नाभिक के बारे में। रदरफोर्ड बाद में प्रोटॉन की खोज करते हैं ना, तो उससे पहले उन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक के बारे में उन्होंने बताया था। और परमाणु के नाभिक में क्या प्रेजेंट था आपका, प्रोटॉन्स,
Okay, as per Rutherford's model of an atom, the protons which are positively charged, जो कैसे थे, धनावेशित थे, are present in the nucleus of an atom. उन्होंने क्या बोला, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं किसी भी परमाणु के. ओके, तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया वहां पर उन्होंने खोज की नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है. उन्होंने क्या देखा, परमाणु के अंदर जो उसका केंद्र है वो पूरा द्रव्यमान है पूरे परमाणु का, जो यानी कि केंद्र का द्रव्यमान है वही पूरे परमाणु का द्रव्यमान है. और उसी परमाणु के केंद्र को, सेंटर को उन्होंने क्या बोला, नाभिक बोला. ठीक है ना. और उसी नाभिक में बाद में जब उन्होंने स्टडी की कि धनावेश इसी नाभिक में है तो उस धनावेशित कण को उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया. ठीक है ना. तो लिखिए, प्रश्न है आपका, रदरफोर्ड ने नाभिक में उपस्थित किस कण के बारे में बताया. ठीक है, ये मैं आपको सामान्य भाषा में प्रश्न लिखा रही हूँ. और प्रश्न आपका आ सकता है जैसे यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है कि रदरफोर्ड के परमाणुिक मॉडल के आधार पर बताइए कि परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणुक कण उपस्थित होता है. ठीक है ना. तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते. ठीक है. ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स. ओके, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में क्या करना है आपको, बोहर ने जो मॉडल दिया था ना आपका, एटॉमिक मॉडल, परमाणुविक मॉडल जो उसका उनका है. ठीक है ना. तो उसमें उन्होंने कोशों को किस प्रकार से रखा था वही आपको बताना है, स्केच बनाना है उसके लिए. और उसमें 3 शेल्स आपको दिखानी है, 3 ही कोश दिखाने हैं आपको. ठीक है ना. चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा, उनके उत्तर जाने. इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर को एक एक करके रिवाइज करेंगे, क्योंकि चारों चैप्टर आपके यहाँ पर हो चुके हैं और प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, तो अगर कोई भी डाउट होगा अभी भी आपका चारों चैप्टर्स को लेकर के, कोई भी प्रश्न है आपके मन में, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.